Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम सेल वॉल को डिस्कस किए थे और एक डाउट क्लास था जिसको डाउट हम क्लियर किए थे। आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको डिटेल में देखेंगे और मैं इसमें हर एक पॉइंट्स जो भी बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिटेल में नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप बस ध्यान से यहाँ पे सुनते जाइए और सेल मेम्ब्रेन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात आता है कि सेल मेम्ब्रेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी करते हैं और लिविंग मेम्ब्रेन भी करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करो तो सेल मेम्ब्रेन थीन होता है, लिविंग होता है, सेलेक्टिव परमिएबल एंड क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है। अब यहाँ पे बात आती है, हमें दो पॉइंट्स नया मिलता है, सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है और क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है। इस वर्ड का मीनिंग क्या? तो सेलेक्टिव परमिएबल्स का मीनिंग होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फॉर द सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, यानी कि सारे सब्सटेंस के लिए वह परमिएबल नहीं है, वह स्पेशल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें चैनल होता है, प्रोटीन चैनल, आगे हम देखेंगे, जो कि मान लीजिए अगर सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, तो अगर उसे पास करना है तो वह सिलेक्टेड सोडियम है तो सोडियम चैनल सोडियम को ही पास करेगा, कैल्शियम को या क्लोरीन को अदर को पास नहीं करे। यानी कि यही होता है सेलेक्टिव और परमिएबल। तो ये होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस के बारे में बात आता है। तो जो एवरेज कंपोजिशंस होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें प्रोटीन्स होता है वह 58 to 59% होता है, लिपिड्स होता है वह 40% होता है, जिसमें लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोल, ये तीन वैरायटी के लिपिड्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह 1 to 2% होता है। अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आरबीसी यानी मैच्योर आरबीसी का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। उसमें प्रोटीन्स होता है 52%, लिपिड्स होता है 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है 8%। अब यहाँ पे माइंड में एक कंफ्यूजन आता है कि जब हम एवरेज कंपोजिशंस देखें तो ये स्पेशली हम मैच्योर ह्यूमन आरबीसी का कंपोजिशंस क्यों पढ़ते हैं सॉरी। तो अच्छी डाउट है, यह डाउट आनी भी चाहिए। तो हम मैच्योर ह्यूमन आरबीसी का कंपोजिशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस को अच्छी तरह से हम स्टडी कर सके, समझिएगा। यानी कि जैसे कि मैच्योर एवरेज हम कोई भी सेल्स ले रहे हैं तो उस पर हम केमिकल डालते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का को स्टडी करने से पहले सेल मेम्ब्रेन को हम एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, उसके बाद उसके कंपोजिशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम कोई भी केमिकल वह सेल मेम्ब्रेन को आउट करने के लिए केमिकल का हम उपयोग करते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जिससे हमें सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस को स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है। और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एब्सेंट होता है। तो जब हम उस पे केमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, तो ओनली सेल मेम्ब्रेन का एक्सट्रैक्शन होता है, जिसको हम अच्छे से कंपोजिशंस स्टडी कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है, आप देखें तो एवरेज कंपोजिशंस में प्रोटीन्स यहाँ पे 58 to 59% है, प्रोटीन यहाँ पे 52% है, लिपिड यहाँ पे एवरेज कंपोजिशन 40%। यानी कि ये जो कंपोजिशंस है केमिकल कंपोजिशंस वो वेरी करता है। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट सेल टाइप में कंपोजिशंस यानी कि जो केमिकल कंपोजिशंस है वह डिफरेंट होता है। जो भी सेल टाइप्स अलग अलग ले लें तो उसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होता है। अब एक बात और आप सुन लीजिए, सेल मेम्ब्रेन, मैं सेल वॉल में बताया था कि सेल वॉल को हम यूनिवर्सल लेयर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं वहां पे मैं बताया था, बट सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिवर्सल लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है और सेल वॉल भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। बल्कि
सारे प्रोकैरियोट्स और सारे यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता था, और सेल मेम्ब्रेन सारे प्रोकैरियोट्स और सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लेयर बोलते हैं और सेल वॉल को यूनिवर्सल लेयर नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, चलिए अब हम इस कंपोजिशंस को डील करते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिपिड से स्टार्ट करते हैं, और लिपिड में भी हम फॉस्फोलिपिड से स्टार्ट करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड लिपिड्स का पार्ट है। फॉस्फोलिपिड, इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो एक पार्ट इसमें हेड होता है, दूसरा पार्ट इसमें टेल होता है। अब जो ये टेल है वह एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों फैटी एसिड यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलकर टेल पार्ट बना होता है। अब यहाँ पे जो मैं बताया था कि क्वासी फ्लूइड नेचर मैं आगे डील करूंगा, तो यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, यह फॉस्फोलिपिड को सॉलिडिफाई नेचर में यानी सॉलिड नेचर प्रोवाइड करता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये लिक्विड नेचर प्रोवाइड करता है। तो सॉलिड लिक्विड यानी कि ये ना तो पूरी तरह लिक्विड है और ना ही पूरी तरह सॉलिड है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर यानी कि जैसे कि हनी हो गया, विस्कस है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो उसे हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। तो यह सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलकर ये क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स का टेल पार्ट होता है वह क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब देखिए हेड पार्ट जो होता है वह पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मीनिंग है वाटर लविंग होता है, और टेल पार्ट होता है वह हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक कहने का मीनिंग है कि वह वाटर हीटिंग होता है। अब चूंकि यह हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए इसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब आगे मैं जब मॉडल डिस्कस करूंगा तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ग्लाइकोल के बारे में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि हम मैच्योर आरबीसी में ही स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर को क्यों करते हैं अभी मैंने आपको बताया था, ताकि हमें अच्छे से स्टडी कर पाए कि वो सेल मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करके। अब मॉडल पे चलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कौन कौन साइंटिस्ट दिए थे। तो सबसे जो पहला मॉडल था वह मॉडल था सैंडविच और ट्राई लैमिनर मॉडल, जिसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, डेवसन एंड डैनियल, जो 1935 ईस्वी में दिए थे। अब इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वह सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है लाइक सैंडविच लाइक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड से जुड़े थे, वह बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड। अब लिपिड का जो टेल पार्ट होता है वह टेल पार्ट ज्वाइन होता है वांडरवाल फोर्स से। फिर यह हेड पार्ट, फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट और प्रोटीन से ये ज्वाइन होता है हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड के थ्रू होता है। अब इसमें प्रोटीन जो होता है उसका थिकनेस के बारे में हम बात करें तो 20 to 25 एंगस्ट्रॉम्स होता है। लिपिड्स की बात करें तो 35 to 50 एंगस्ट्रॉम्स होता है, और प्रोटीन का बात करें तो 20 to 25 एंगस्ट्रॉम्स होता है। एवरेज इसका देखते हैं थिकनेस तो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच आता है। यानी कि डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट टाइप के सेल्स में जो यह थिकनेस होता है वह वारी करता है। 75 से 100 के बीच में यह थिकनेस होता है। अब जो यहाँ तो थी फर्स्ट मॉडल को हम डिस्कस किए। अब मॉडल मेरा आता है, सेकेंड मॉडल आता है। तो सेकेंड मॉडल को हम यूनिट मॉडल भी कहते हैं, और ये सेकेंड मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रॉबर्टसन साइंटिस्ट थे। अब उनके अकॉर्डिंग सेकेंड मॉडल जो था रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग, जो भी सेलुलर और ऑर्गेनेलर यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके मेम्ब्रेन वह स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम, बट डिफरेंट किस में होंगे, डिफरेंस होंगे वह केमिकली, यानी कि ये जो केमिकल का कंपोजिशन है वो केमिकली डिफरेंट होंगे और साइज में डिफरेंट होंगे। दूसरा कुछ बात उन्होंने नहीं कहा, बस इतना ही कहा। ये फर्स्ट मॉडल जो सैंडविच मॉडल था ये तो केवल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, और जो सेकंड मॉडल यूनिट मॉडल आया था उसमें बस इतना ही ध्यान रखते कि उसके अकॉर्डिंग
सेलुलर और ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होगा, बस डिफरेंस उसमें होगा केमिकल कंपोजिशंस का वेरी और साइज का उसमें डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे हम ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट मॉडल और सेकेंड मॉडल दोनों का ड्रॉबैक क्या था। दोनों का ड्रॉबैक एक ही था। जब इन दोनों साइंटिस्ट से पूछा गया कि ठीक है आप तो मॉडल को डिस्कस कर दिए हैं, अब आप ये बताइए कि जो सिलेक्टिव परमिएबल का नेचर है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्यों ये शो करता है उसके बारे में आप बताइए। और दूसरा उनसे जब क्वेश्चन किया गया फ्लूइडिटी के नेचर के बारे में, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी नेचर क्यों शो करता है, किसके कारण शो करता है, किस केमिकल के कारण शो करता है, तो इस बात को वो डिस्कस नहीं कर पाए। तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड मॉडल के बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आया, थर्ड मॉडल, जो कि था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स क्या था। ये वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, इसमें हम देखते हैं। तो थर्ड जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वह दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, सिंजर एंड निकोलसन इन 1972। इसमें साइंटिस्ट के नेम और ईयर दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में रखना है, तो हर एक पॉइंट्स को हम याद नहीं कर सकते बट माइंड में रख सकते हैं। कैसे? ये जो मॉडल है मॉडल को हम ध्यान में रखेंगे तो वो और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से एक बार रीड आउट करेंगे और ध्यान से एक बार सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से आप एक बार रीड आउट कीजिएगा तो हर एक पॉइंट आपके माइंड में आ जाएगा। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, बस ये मॉडल इतना से ही पूरा ये सेल मेम्ब्रेन डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स है, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स में मेरा जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, एवरी कंपोजिशन पे हम बात की है कि तीन केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड्स होता है, प्रोटीन्स होता है और शुगर होता है। तो इस मॉडल में जो लिपिड्स है और लिपिड्स के जो फॉस्फोलिपिड्स वाला पार्ट है, तो फॉस्फोलिपिड्स वह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, और फॉस्फोलिपिड्स मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। अब प्रोटीन्स को देखना है तो प्रोटीन्स जो है वह प्रोटीन्स पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट है और इंटीग्रल प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट है। इसके डिटेल जो हम प्रोटीन पॉइंट्स को देखेंगे वहां पे देखेंगे। जस्ट यहाँ पे एक ही बात मैं बोलूंगा कि जो प्रोटीन्स है वह कैसा दिखाई दे रहा है, मोज़ेक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी कि और आइसबर्ग, जैसे कि सी में आइसबर्ग हमें दिखता है वैसे प्रोटीन्स दिखाई दे रहा है। तो प्रोटीन्स सीन एज आइसबर्ग इन द सी, प्रोटीन्स एज आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे ये प्रोटीन्स के बाद कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या वर्क होता है वो हम कोलेस्ट्रॉल में डिस्कस करेंगे। जो शुगर है, शुगर को देख रहे हैं कि आप पेरिफेरी यानी आउटवर्ड जो प्रोटीन्स है उसके पेरिफेरी पे जो प्रोटीन्स है ओनली पेरिफेरी प्रोटीन्स पे ये शुगर प्रेजेंट है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिपिड्स से लेते हैं और लिपिड्स में भी हम फॉस्फोलिपिड्स से लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिया है कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। और एक पॉइंट कि फॉस्फोलिपिड्स फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। तो ये रहा फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब हम चलते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, फॉस्फोलिपिड्स तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड किया और कोलेस्ट्रॉल यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड किया है और कोलेस्ट्रॉल जो है वह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां से एक क्वासी फ्लूइड नेचर वाला पॉइंट्स क्लियर हो रहा है, यानी फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड नेचर्स को बताता है। अब यहां से आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी तो एकदम क्लियर पॉइंट है कि अगर मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी यानी कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर शेप में रखने का जो काम करता है, यानी जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल बनाता है, वह ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। और इसकी जो फ्लूइडिटी नेचर्स होती है वह होता है फॉस्फोलिपिड्स के कारण, यह फ्लूइडिटी नेचर्स का शो करता है। अब यहाँ पे फ्लूइडिटी के बारे में थोड़ा और हम डिटेल्स देखते हैं। तो जो फ्लूइडिटी है यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी, यह फ्लूइडिटी के क्या वर्क है। स्टेबिलिटी तो हम देख लिए कि स्टेबिलिटी हम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें ताकि यह एक फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स पैटर्न में अरेंज करे, यह काम प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। और जो फॉस्फोलिपिड्स है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी का हम मेन देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी यानी फ्लूइडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है।
तो फ्लूइडिटी है, अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं हो तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा, सेल्स का साइज नहीं बढ़ेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेक्रेशंस एंड इंटरसेलुलर जंक्शंस नहीं बन पाएगा। तो फ्लूइडिटी का मेन सीन, ड्यू टू फ्लूइडिटी सेल का ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है, सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है, इंडोसाइटोसिस पॉसिबल हो पाता है, सेक्रेशन पॉसिबल हो पाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोवाइड हो पाता है। सेल ग्रोथ आपका पॉइंट्स क्लियर है, सेल डिवीजन पॉइंट्स क्लियर नहीं बताना है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडोसाइटोसिस एक्चुअल्स में होता है कि सेल जब बाहरी मटेरियल्स को अपने इनसाइड ले लेता है, यानी कि आउटर मटेरियल जब इनसाइड जाता है तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अब इसमें दो आता है, इंडो मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इंडोसाइटोसिस में 2 पॉइंट्स आता है, एक तो आता है फाइगोसाइटोसिस, एक आता है पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस भी आप बोल सकते हैं। फाइगोसाइटोसिस क्या होता है? अगर पूरी मटेरियल्स को ये ले रहा है, जैसे कि अगर सेल है उसके बाहर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से वह इनगल्फ कर जा रहा है तो उसको हम फाइगोसाइटोसिस टर्म देते हैं। और किसी लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करता है, लिक्विड मटेरियल को लेता है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस टर्म देते हैं। तो ये था इंडोसाइटोसिस के बारे में, ये इंडोसाइटोसिस के बारे में था। अब यहाँ पे मैं एक सिक्रेशंस लिखा हूं और एक और वर्ड आपके सामने मैं बोला हूं कि एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को कि ये एक्सोसाइटोसिस और सिक्रेशंस में क्या डिफरेंस है। तो एक्सोसाइटोसिस और सिक्रेशंस दोनों का थीम सेम है, कहने का मीनिंग है कि दोनों का जो मैकेनिज्म सेम है। अगर किसी मटेरियल्स को सेल आउटवर्ड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और उसी में सिक्रेशंस का मीनिंग भी वही होता है कि मटेरियल्स को आउटवर्ड करना। तो फिर ये डिफरेंट टर्म दिया क्यों गया एक्सोसाइटोसिस एंड सिक्रेशंस? तो अगर यूजफुल मटेरियल्स को, कहने का मीनिंग है कि जैसे कि अगर सेल्स है वह एंजाइम सेक्रेशंस कर रहा है, यूजफुल मटेरियल है, तो उसको जब यूजफुल मटेरियल्स को आउटवर्ड एक्सपेल करता है, आउटवर्ड वह निकालता है तो उसको हम टर्म देते हैं सेक्रेशंस। और जब वो वेस्ट मटेरियल्स को यानी कि अनयूजफुल मटेरियल्स को जब वो बाहर निकालता है तो उसको हम टर्म देते हैं एक्सोसाइटोसिस। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ये तो मैं प्लाज्मास्माटा जब बता रहा था उसमें मैं इंटरसेलुलर जंक्शंस को बताया था। दो सेल्स के बीच में जो जंक्शंस बनता है उसको हम इंटरसेलुलर जंक्शंस बोलते हैं। तो ये लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स था, कोलेस्ट्रॉल था, अब एक ग्लाइकोल आता है तो ग्लाइकोल को हम शुगर पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रोटीन पे, जो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोटीन। तो अभी फॉस्फोलिपिड्स को हम पूरी तरह बता चुके हैं। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और ग्लाइकोल को बताएंगे तो मेरा लिपिड कंपोनेंट यहाँ पे इंड होता है। इतनी सारी ही बातें हैं इसमें हमारे लेवल तक। अब चलते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स को एक्चुअल में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। अब ये दो क्लासिफिकेशंस दिया गया है प्रोटीन का, वो किस बेसिस पे दिया गया है? तो यह एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दिया गया। ये होता क्या है एज ऑफ एक्सट्रैक्शन? यानी कि प्रोटीन्स को आउटवर्ड सेपरेशन करने के प्रोसेस पे दिया गया है। इसको एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। यानी कि जो आसानी से इसमें से कौन सा एक्सपेल आउट हो सकता है, कौन सा सेपरेट हो सकता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर है, और जो फुली बर्ड है या पार्शियली बर्ड है यानी कि जो इनवर्ड है उसको तो निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो उसके बेसिस पे हम इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन दिया है। अब पेरिफेरल प्रोटीन तो 1 टाइप के होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो या तो वो फुली बर्ड होंगे या पार्शियली बर्ड होंगे। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फुली बर्ड और पार्शियल बर्ड। तो जो फुली बर्ड है उसमें उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है टनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। आप ये टनल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड टू इनवर्ड पास होते हैं, और इसमें जो कैरियर प्रोटीन्स है इसमें भी मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड टू इनवर्ड जाते हैं, बट यह कैरी करता है, यानी कि यहाँ पे ये बाइंड अप करता है और यह मूवमेंट करके अंदर की तरफ ये लेकर जाता है। तो ये प्रोटीन्स के बारे में बात है। अब ये प्रोटीन्स, हाँ, लिपिड्स मेरा जो कंपोनेंट, लिपिड वाला पार्ट मेरा क्लियर हुआ, प्रोटीन्स वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं, मेरा जो लास्ट पॉइंट है वह शुगर।
तो शुगर पे हम देखते हैं, शुगर जो होता है वह पेरिफेरल प्रोटीन्स यानी जो आउटवर्ड प्रोटीन्स है, पेरिफेरी पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है, वहां पे अटैच रहता है शुगर। और आउटवर्ड प्रोटीन्स के अलावा आउटवर्ड जो लिपिड का हेड पार्ट होता है, आउटवर्ड वाला पार्ट में जो लिपिड्स का हेड पार्ट होता है यानी जो पोलर पार्ट होता है, उससे भी अटैच रहता है शुगर। अब देखते हैं शुगर, तो जो शुगर प्रोटीन से अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं, अब जो शुगर लिपिड से अटैच, तो 2 पॉइंट्स इसमें आता है कि शुगर इसमें एक तो प्रोटीन से अटैच होगा और शुगर जो लिपिड से अटैच होगा। तो जो शुगर प्रोटीन से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं जो लिपिड से अटैच होगा उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, और जो प्रोटीन से अटैच होता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं और ये ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। अब शुगर के बारे में 1-2 पॉइंट्स और हम ध्यान देते हैं कि शुगर जो होता है उसका परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज होता है शुगर का, और यह केवल प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे, और यह 2 टाइप्स का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें और देखते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो शुगर का जो फंक्शंस है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं, फर्टिलाइजेशन आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जैसे कि एग है और ओवम है, एग है और स्पर्म है। ये सेल टू सेल, ये स्पर्म जो है वो अपने स्पीशीज के एक को पहचानता है, एक अपने स्पीशीज के स्पर्म्स को पहचानता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर की प्रेजेंस के कारण ये सेल टू सेल का रिकॉग्निशन होता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप एंटीजन, बी ब्लड, यानी ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं, बी को बी ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं। यह भी जो जान पहचान होती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर के प्रेजेंस के कारण होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये मेरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ हमारे लेवल तक। इसमें 1-2 पॉइंट्स और देखते हैं। एक मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मूवमेंट में आता है एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आता है, दूसरा लेटरल मूवमेंट आता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जब यह फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स के जो ये डाउनवर्ड वाला फॉस्फोलिपिड्स का पार्ट अपवर्ड चला जाए और अपवर्ड वाला जब डाउनवर्ड चला जाए तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इसको बोलते हैं। और लेटरल मूवमेंट्स क्या होता है? लेटरल मूवमेंट्स होता है कि जब ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जब राइटवर्ड लेफ्टवर्ड जब लेटरली मूवमेंट करे तो लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन्स का। तो लेटरल मूवमेंट, अब यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वह केवल फॉस्फोलिपिड्स शो करता है, और जो लेटरल मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों शो करता है। तो फ्लूइडिटी में एक पॉइंट और हमारे ध्यान में आ रहा है कि ये जो फ्लूइडिटी लेटरल मूवमेंट्स के कारण ही सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी नेचर से डिफाइन होती है, यानी कौन सी ज्यादा फ्लूइडिटी है, और जो ज्यादा लेटरल मूवमेंट कर रहा है वो ज्यादा फ्लूइडिटी है, जो कम लेटरल मूवमेंट कर रहा है वो कम फ्लूइडिटी है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शंस क्या होता है, मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का जो अभी आपने पढ़ा है कि आपने बहुत सारा फंक्शंस देखा है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शंस होता है वह होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, आउटर टू इनवर्ड और इनर टू आउटवर्ड करना, ये सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शंस होता है। तो ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे ऑर्गेनेल्स पे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।